नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। Hey फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट, और ये होगा बाइलिंगुअल। आपके लिए जो भी लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश में कंफर्टेबल और कन्वीनियंट हो, आप उसको रेफर कर सकते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप हमारे पेड ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। यहाँ पर यूपीएससी, स्टेट पीएससी और अन्य एग्जाम्स के लिए टेस्ट सीरीज और कंप्लीट स्टडी मटेरियल दोनों के ही ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इससे संबंधित आपको अधिक जानकारी इन गिवन नंबर्स पर मिल जाएगी। साथ ही आप हमसे टेलीग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको सर्च करना होगा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज और उसको बिना देर किए ज्वाइन कर लीजिए, ताकि चैनल से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हों वो आप तक ईजिली अवेलेबल हो। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस के साथ। देखिए, इसमें बात की गई है कि जो 12th शेड्यूल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कौन से अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जोड़ा गया था। ऑप्शंस में दिया हुआ है 74th अमेंडमेंट एक्ट, 92nd अमेंडमेंट एक्ट, 73rd अमेंडमेंट एक्ट या 52nd अमेंडमेंट एक्ट। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें बात की गई है कि जो प्रेसिडेंट हैं उनकी जो पावर ऑफ पार्डन है, पावर टू पार्डन यानी कि क्षमादान की जो शक्ति है, वो कौन से आर्टिकल में है। आर्टिकल 72 में, 80 में, 76 में या 74 में। तो ये है आर्टिकल 72 में। ऑप्शन ए करेक्ट है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम लोगों ने इससे पहले जो टेस्ट किए हुए हैं उसमें टेस्ट नंबर 4 में आप लोगों को कन्फ्यूजन था, तो उसके 2 कन्फ्यूजन वाले जो क्वेश्चन थे वो मैं डाउट्स आपके क्लियर करना चाहूँगी। एक क्वेश्चन था कि जो कुंवर सिंह है उनकी डेथ कौन से ईयर में हुई है, उसमें 1958 लिखा था, तो ये थोड़ा सा गलत हो गया था, वहाँ पर 1858 होना चाहिए। मिस प्रिंटिंग थी, इसलिए मैंने उसको बोल दिया था कि सारे ऑप्शन सही हैं। तो वहाँ पर 1858 में हुई थी कुंवर सिंह की डेथ। और जो सेकंड क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है वो है स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन से रिलेटेड। उस क्वेश्चन को हम एक बार देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन है वो टेस्ट 4 का क्वेश्चन है, इसको हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं। स्वर्ण सिंह कमेटी ने कंसीडर किया था क्वेश्चन ऑफ, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा द प्रेसिडेंस ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ओवर फंडामेंटल राइट्स, यानी कि मौलिक अधिकारों की तुलना में नीति निर्देशक तत्वों की अग्रता। यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। अब हम वापस चलते हैं अपने उस टेस्ट की तरफ। देखिए, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट कीजिए, और जो आने वाले टेस्ट होंगे उसमें मैं ट्राई करूँगी कि आपके कन्फ्यूजन को दूर किया जा सके। राइट, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें बात की गई है किसने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को हिंदू इंस्टीट्यूशन कहा, यानी कि हिंदुओं का निकाय कहा। कि संथानम ने कहा था, लॉर्ड विंस्टन, विस्काउंट साइमन ने, ग्रानविल ऑस्टिन ने या विंस्टन चर्चिल ने। तो ये कहा गया था लॉर्ड विस्काउंट साइमन के द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इनमें से किसको प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट नहीं किया जाता है। तो जो सीएजी होते हैं, अटॉर्नी जनरल, चीफ इलेक्शन कमिश्नर या राज्यसभा के चेयरमैन। तो राज्यसभा के चेयरमैन यानी कि जो सभापति हैं वो कौन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट। इनको अपॉइंट नहीं किया जाता है राज्यसभा के सभापति के रूप में प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, बाकी सबको किया जाता है। फिर आगे देखते हैं। बात की गई है कि इनमें से कौन सा स्टेट है जिसमें राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण यानी कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल का जो सृजन है वो नहीं किया गया है। ठीक है, इस पार्ट में जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है इसमें नॉट मेंशन नहीं है, तो हिंदी वाला जो क्वेश्चन है वही हमारा सही है। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। बाकी कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स हैं, और कहाँ पर नहीं है वो महाराष्ट्र हो जाएगा। देन आगे कहा गया है इस क्वेश्चन में कि इनमें से कौन सा ऐसा विषय है जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों की ही जुरिस्डिक्शन में आता है। तो वो कौन सा हो जाएगा। पहला है डिस्प्यूट्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, डिस्प्यूट्स बिटवीन स्टेट्स, प्रोटेक्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो दोनों के ज्यूरिस्डिक्शन में आता है हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, वो है प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें बात की गई है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू इक्वालिटी जिसके
कौन से आर्टिकल्स हैं वो बताने हैं हमको। वो कौन से 5 आर्टिकल्स हैं? आर्टिकल 16 to 20, 15 to 19, आर्टिकल 14 to 18 या 13 to 17। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 14 to 18। फिर इसमें कहा गया है कि वो कौन सा बिल है जिसको दोनों ही सदनों के द्वारा अलग अलग और वो भी स्पेशल मेजॉरिटी के साथ पास होना आवश्यक होता है। ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंस बिल या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिल, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो बिल होता है इसको दोनों के ही द्वारा अलग अलग सेपरेटली स्पेशल मेजॉरिटी के साथ पास होना इंपॉर्टेंट होता है। देन इसमें कहा क्या है, द माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें बेसिकली कहा जाता है कि प्रियम्बल के थ्रू जो भारत के संविधान के निर्माता हैं उनका मत हमें दिखाई देता है। ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ए हो जाएगा। देन आगे बात की गई है कि टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया इज अ प्रोविजन मेड इन द। तो ये कहाँ प्रोविजन दिया हुआ है? प्रियम्बल में दिया हुआ है, डीपीएसपी में, फंडामेंटल राइट्स या फंडामेंटल ड्यूटीज़ में। तो यहाँ हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन फंडामेंटल ड्यूटीज़, ऑप्शन नंबर डी। देखिए जितनी भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं ये हमें पता होनी चाहिए। एक बार इनको देख लीजिए, लर्न कर लीजिएगा अगर आपको नहीं है, पता नहीं है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आपको करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है जो भी ब्रिटिश इंडिया और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय पर हुए थे ब्रिटिश इंडिया में, वो इवेंट्स बताने हैं। तो सबसे पहले सारे इवेंट्स देख लेते हैं, फिर हम इसको करेक्टली लगा लेंगे। तो सबसे पहला है रेजिग्नेशन ऑफ कांग्रेस गवर्नमेंट। देखिए जहाँ पर जो इवेंट्स दिए हुए हैं उन्हीं को मैं सीक्वेंस पहले बता दे रही हूँ आपको। रेजिग्नेशन ऑफ कांग्रेस गवर्नमेंट ये 1939 में हुआ था। ऑगस्ट ऑफर आया था 1940 में। फिर आता है क्रिप्स मिशन जो आया है 1942 में, और एंड में है वेबल प्लान जो आया है 1945 में। तो इस हिसाब से जो हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। देन को बताना है कौन सा इवेंट है जो सबसे पहले हुआ। तो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट जो है ये आया था 1904 में। उसके बाद ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट आया है 1923 में। फिर हम देखते हैं असैसिनेशन ऑफ डब्ल्यू.सी. रैंड, ये हुआ था 1897 में। और इंडियन प्रेस एक्ट आया है 1910 में। तो इससे आप समझ गए होंगे सबसे पहले हुआ था असैसिनेशन ऑफ डब्ल्यू.सी. रैंड, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि आफ्टर बाल गंगाधर तिलक sentenced imprisonment, which famous scholar advocated respite for him and said that I am interested in Tilak as a Sanskrit scholar? तो ऑप्शंस हैं मैक्स म्यूलर, गैरीबाल्डी, मेजिनी या एओ ह्यूम। तो करेक्ट आंसर हमारा देखिए ई ऑप्शन भी देखते चलिएगा, मैं इसको बोल नहीं रही हूँ क्योंकि ई ऑप्शन सब में ऑलमोस्ट सेम है। तो एग्जाम में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि अगर आपको इसमें आंसर नहीं पता है या इसमें आप कन्फ्यूज हैं तो आपके सामने ये भी एक डाउट और क्रिएट कर देगा। इसको भी देखते हुए चलिएगा। यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मैक्स मिलर, ऑप्शन नंबर ए। देन आगे देखते हैं। कहा गया है इनमें से किसने कहा था कि क्रिटिसिज्म एंड इंडिपेंडेंट थिंकिंग आर टू ट्रेट्स ऑफ अ रिवॉल्यूशनरी। तो ये कहा गया था भगत सिंह के द्वारा। ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। फिर कहा गया है कि अ डेलीगेशन ऑफ मुस्लिम्स, जिसको लीड किसने किया था? आगा खान ने, लॉर्ड मिंटो से मिला था 1 अक्टूबर 1906 को। और इन्होंने किस चीज़ की डिमांड की थी? जॉइंट इलेक्टोरेट की, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स की, टू गिव स्पेशल रिप्रेजेंटेशन टू मुस्लिम्स बाय नॉमिनेशन, या टू गिव मोर रिप्रेजेंटेशन टू हिंदूज। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं था, हिंदूज की तो कोई बात नहीं है, ये ऑप्शन हट गया हमारा। बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं। इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। देन अब हमको इनकरेक्टली मैच्ड बताना है कौन सा है। पहले दिया हुआ है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930, बारदोली सत्याग्रह 1928, गांधी जी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम अफ्रीका इन 1915, और चौरी चौरा जो इवेंट है ये 1922 का है। तो अब हमको इसमें बताना है इनकरेक्ट। तो इनमें से सारे ही जितने भी दिए हुए हैं सब करेक्ट है, इसलिए नन ऑफ द अबव हो जाएगा ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसको एटिक भी कहा जाता है, इसने अपना पहला पार्टीशन नागपुर सेशन 1929 में हुआ था। और इस समय पर
इसके प्रेसिडेंट कौन थे ये पूछा गया है। तो एटक का जो फर्स्ट विभाजन हुआ था नागपुर सेशन 1929 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। तो इसके इस समय पर प्रेसिडेंट्स देख लेते हैं ऑप्शंस। सुभाष चंद्र बोस, एनएम जोशी, वीपी वाडिया और जवाहरलाल नेहरू में से यहाँ हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, देन बात की गई है कि किसने ये स्टेटमेंट दिया है, स्वराज्य शुड बी फॉर द जनरल पब्लिक एंड नॉट ओनली फॉर द क्लासेस। सुभाष चंद्र बोस ने दिया है, महात्मा गांधी ने, सीआर दास ने या रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया है। तो ये दिया गया था सीआर दास के द्वारा स्टेटमेंट। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। देन साइमन कमीशन वॉज अपॉइंटेड इन नवंबर 1927 अंडर द लीडरशिप ऑफ जॉन साइमन। तो इसमें पूछा गया है इसमें कितने मेंबर्स थे। तो साइमन कमीशन में टोटल मेंबर्स थे 7। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और ये सभी के सभी ब्रिटिशर्स थे, तभी अंग्रेजों के द्वारा इसको स्वीकार नहीं किया गया था। आगे है कि कौन से वर्ष में गांधी जी ने ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग हरिजन वेलफेयर के लिए, यानी कि हरिजन जो जनजाति थी उनके कल्याण के लिए इन्होंने स्टैब्लिश की थी। तो हरिजनों के लिए स्टैब्लिश की गई थी ये। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन नंबर बी 1932 में। ठीक, यहाँ पर हमको करेक्टली मैच्ड बताना है इस क्वेश्चन में। पहला दिया हुआ है बाणभट्ट ऋतु संहारम। तो ऋतु संहारम जो पुस्तक है ये कार्य है कालिदास का, ना कि बाणभट्ट का। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। उसका दंडन की है दश कुमार चरितम, सही है। भवभूति की उत्तर रामचरितम, ये भी सही है। श्रीहर्ष की नैषधीय चरितम, ये भी सही है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन ई। आगे दिया हुआ है वो राजा पूछा गया है जो जैन धर्म के प्रति बहुत झुकाव रखता था। तो पल्लव, चोल, खारवेल और पांडे, यहाँ पर राज्य दिए हुए हैं और पूछा राजा गया है, खारवेल राजा था, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है अगला क्वेश्चन। इसमें हमको बताना है कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल अजात शत्रु से मिल रहा है, बिल्कुल सही है, इनके समय पर हुई थी। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो कालाशोक के समय हुई थी। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी अशोक के समय पर, ना कि काला अशोक के समय पर। और फोर्थ जो है ये हुई थी कनिष्क के समय पर। तो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, जो सही नहीं पूछा गया है तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, हमें बताना है अशोक का वो कौन सा पिलर था जिसमें इन्होंने अपने आप को एम्परर ऑफ मगध कहा था। गुजरात पिलर, भबरू पिलर, अहरौरा पिलर या क्वीन पिलर। तो इन्होंने कहा था अपने आप को एम्परर ऑफ मगध भबरू पिलर में, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे देखते हैं वेयर इज द लार्जेस्ट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री ऑफ इंडिया लोकेटेड। तो ये बिहार में है, अरुणाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में या महाराष्ट्र में। करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा होगा अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, फिर इसमें बात की गई है इनकरेक्ट पूछा गया है। तो जो डिवीजन किया गया था हुमायूं के द्वारा उसमें इनकरेक्ट पूछा गया है, क्या गलत है। हिंदल को भीलवाड़ा दिया गया था इसके हिसाब से, कामरान को दिया गया था काबुल और कांधार, मिर्ज़ा सुलेमान को बदाख्शन दिया गया था और अस्करी को संभल दिया गया था। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि हिंदल को क्या दिया गया था, अलवर। ठीक है, इसमें हमको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है अकबर से रिलेटेड। पहला है अकबर वॉज बोर्न ऑन 15 अक्टूबर 1532, बिल्कुल सही बात है। मदर्स नेम वॉज हामिदा बानो बेगम, ये भी सही है। फुल नेम वॉज जलालुद्दीन अकबर, ये भी सही है। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, ये बिल्कुल सही है। एंड ही हैड 6 चिल्ड्रन। सो ऑल ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ई, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हमको करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है इन फॉरेन ट्रैवलर्स को जो जहांगीर के पीरियड में आए थे। तो सबसे पहले आए थे निकोलस डाउंटन। ठीक है, तो इनका पीरियड क्या था, 1608 से लेकर 1615 तक, राइट। दूसरे थे निकोलसन या निकोलस विथिंगटन। ठीक है, तो इनका पीरियड क्या था, 1612 से 1616 तक। और उसके बाद आते हैं विलियम एडवर्ड आए थे। तो इनका पीरियड क्या था, 1615 में आए थे ये। फिर आता है फ्रांसिस्को पेलसार्ट, ये आए थे 1620 से 27 के बीच में रहे थे। तो इनका ये सीक्वेंस है करेक्ट। यहाँ पर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात की गई है कि इनमें से कौन सा इंडियन
हिंदू स्टेट मेंशन्ड है बाबर के ऑटोबायोग्राफी बाबरनामा में? तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये पॉइंट बनता है कि बाबरनामा को कौन सी लैंग्वेज में लिखा है बाबर ने, तो ये इसको बताइएगा कमेंट कर कर। इसका आंसर देख लेते हैं, पहले ऑप्शंस देखते हैं, दिल्ली, गुजरात, मेवाड़, मालवा। तो क्या करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है मेवाड़। ठीक है, मेवाड़ को वो इंडियन हिंदू स्टेट था जिसको मेंशन किया है बाबर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी बाबरनामा में। जो टोटल 5 स्टेट्स मेंशन किए हैं इंडिया के, जिसमें से 5 मुस्लिम स्टेट्स मेंशन किए हैं और 2 जो हैं वो हिंदू स्टेट्स मेंशन किए, मतलब टोटल जो है वो 7 स्टेट्स मेंशन किए। कौन से 5 हैं ये पहले देख लेते हैं मुस्लिम स्टेट्स। एक हो गया बंगाल, फिर हो गया दिल्ली, फिर हो गया मालवा, फिर बहामनी और उसके बाद गुजरात। ठीक है, तो ये 5 हो गए। फिर से नाम बता देती हूँ, बंगाल, दिल्ली, मालवा, बहामनी और गुजरात, ये 5 हो गए मुस्लिम स्टेट्स। और 2 जो हिंदू स्टेट्स हैं वो एक हो गया मेवाड़ और दूसरे हो गया विजयनगर एम्पायर, जिसमें कृष्णदेव राय की बाबर ने तारीफ की है। ठीक है, उनको काफ़ी पावरफुल बताया है रूलर। तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमको बताना है कि रानी पद्मिनी जो है उनका नाम हमको अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा हुआ मिलता है। तो ये किसकी वाइफ थी ये बताना है। राजा तोडरमल की थी, अकबर की थी, राणा रतन सिंह की थी, या ये यहाँ पर रामचंद्र देव की थी? तो यहाँ पर रामचंद्र देव होना चाहिए, थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा राणा रतन सिंह, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये पद्मिनी की जो कहानी है इसके आधार पर 1540 में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखी है एक पुस्तक पद्मावत। ठीक है, तो उसमें इनकी कहानी हमको मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हमको बताना है कि इनमें से कौन सी वेस्ट फ्लोइंग रिवर नहीं है। तो ऑप्शंस देखते हैं, साबरमती, लूनी, कृष्णा, नर्मदा। तो जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर नहीं है वो है कृष्णा। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देन अब हमको इसमें से बताना है कौन सा पेयर ऑफ वैली और जो स्टेट दिया हुआ है वो करेक्टली मैच नहीं है। तो यूथंग वैली दिया हुआ है सिक्किम में, उसके बाद दिया हुआ है सांगला वैली अरुणाचल प्रदेश में, जूकू वैली नागालैंड और सुरू वैली लद्दाख में। तो जो मैच नहीं है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। जो सांगला वैली है ये कहाँ पड़ती है? हिमाचल प्रदेश में, ना कि अरुणाचल प्रदेश में। राइट, और बाकी ये सारे बिल्कुल करेक्ट हैं, उनको देख लीजिए एक बार। यूथुंग वैली हो गई है सिक्किम में, जूकू वैली हो गई है नागालैंड में और सुरू वैली हो गई है लद्दाख में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको बताना है कि बिहार का वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो रिवर गंगा के बैंक पर नहीं बसा हुआ है। तो पटना, शेखपुरा, मुंगेर और भागलपुर में शेखपुरा जो है ये महानंदा के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 2011 के सेंसस से रिलेटेड क्वेश्चन है। सर्वाधिक साक्षरता दर यानी कि हाईएस्ट लिटरेसी रेट बिहार के कौन से डिस्ट्रिक्ट में पाई गई है? सीतामढ़ी, मुंगेर, राधेपुरा या रोहतास? तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा रोहतास, ऑप्शन नंबर डी। राइट, आगे बढ़ते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दी हुई है और ये डिस्ट्रिक्ट्स बताए गए हैं, हमें बताना है वो कौन सा है जो करेक्ट है। तो राजगीर नालंदा में, गौतम बुद्धा गया में, विक्रमशिला डॉल्फिन भागलपुर में और कुशेश्वर स्थान दरभंगा में। ये सारे ही बिल्कुल करेक्ट हैं, ऑप्शन हमारा ई करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वेलिकोंडा हिल्स, जो बताया गया है कि ईस्टर्न घाट्स में है। तो ईस्टर्न घाट्स में है तो पहला ऑप्शन असम हट जाएगा, राजस्थान हट जाएगा। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और या नन ऑफ द अबव, ये भी ऑप्शन है, या मोर देन वन ऑफ द अबव में ये भी हो सकता है। तो करेक्ट आंसर जो हमारा है वो है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें बताना है इन कंट्रीज में से कौन सा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड्स है पूरे विश्व में। ऑस्ट्रेलिया है, चिली है, रशिया है या चाइना है? तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड जो है वो है हमारा रशिया, यानी कि रूस, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देन बात की गई है, हमें बताना है सबसे बड़ा फिलीपींस में कौन सा आइलैंड है। इनमें से लुजोन, मिंडनाओ या पलावन या होन्शू? तो होन्शू कहाँ का आइलैंड है ये ज़रा कमेंट कर कर बताइएगा। होन्शू फिलीपींस का नहीं है, दूसरे देश का है होन्शू आइलैंड, बताइएगा कहाँ का है। देन इसका आंसर देख लेते हैं। सबसे बड़ा फिलीपींस में जो आइलैंड है वो है हमारा लुजोन। ठीक है, ये कहाँ का है? सबसे लार्जेस्ट आइलैंड है फिलीपींस का। इसको ज़रूर कमेंट कीजिएगा होन्शू कहाँ का आइलैंड है, कौन से देश का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हमको बताना है ये मिट्टियाँ दी हुई हैं यानी सॉइल्स दी हुई हैं और कौन इसमें से बसाल्ट लावा के अपक्षय यानी कि वेदरिंग की वजह से निर्मित होती है। ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लेटराइट सॉइल या एल्यूवियल सॉइल? तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है
ब्लैक सॉइल, ऑप्शन नंबर ए, राइट। नेक्स्ट दिया हुआ है कि बिहार का वो कौन सा रीजन है जहाँ पर सोमेश्वर और दून कैटेगरी के फॉरेस्ट पाए जाते हैं, पूर्णिया, सहरसा, नॉर्थ चंपारण या वेस्टर्न चंपारण। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है वेस्टर्न चंपारण, ठीक है। ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। देन इसमें बात की गई है, हमें बताना है वो कौन सा लेक है जो टेक्टोनिक एक्टिविटी यानी कि टेक्टोनिक गतिविधि के माध्यम से फॉर्म हुआ है एज अ रिजल्ट ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी। सांभर लेक है, वुलर लेक है, लोनार लेक है या नैनी लेक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, वुलर लेक जो है ये टेक्टोनिक एक्टिविटी से ही फॉर्म हुआ है, ठीक है। लोकेटेड कहाँ है ये, तो वुलर लेक लोकेटेड है जम्मू एंड कश्मीर में। सांभर लेक कहाँ पर है, राजस्थान में है। और लोनार लेक पड़ता है महाराष्ट्र में, नैनी लेक पड़ता है उत्तराखंड में, राइट। आगे देख लेते हैं, नॉर्थ से साउथ हमको अरेंज करना है इन हिल्स को। तो जैसे ऐसा कोई क्वेश्चन आता है ज्योग्राफी का, तो इनको हमें मैप में ज़रूर लोकेट कर लेना चाहिए ताकि हम ये कभी भूलें नहीं। करेक्ट इसका सीक्वेंस हो जाएगा, सबसे टॉप पर हो जाएंगी मिशमी हिल्स, उसके बाद आ जाएगा लुशाई हिल्स, उसके बाद पटकईबू, राइट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1, 3 एंड 2, ऑप्शन नंबर डी। आगे दिया हुआ है टीयर गैस किसको कहते हैं, तो ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, क्लोरोपिक्रिन, अमोनिया, नाइट्रोजन पेंटोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या नन ऑफ द अबव। तो क्लोरोपिक्रिन जो है इसको कहा जाता है टीयर गैस, ठीक है। अब हमको पीएच वैल्यू बतानी है वाइन की, क्या होती है, तो ये पीएच वैल्यू होती है 2.8 से 3.8 के बीच में, वाइन की पीएच वैल्यू। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर बात की गई है फ्यूल गैसेस और उसके मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स में कौन सा इनकरेक्ट है। तो वाटर गैस बताया गया है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, कोल गैस हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन, एलपीजी ब्यूटेन प्रोपेन और सीएनजी मीथेन और ईथेन। तो इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोल गैस, क्योंकि कोल गैस में क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, मीथेन होती है और कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO। यहाँ हमने देख लिया ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, अब हमको बताना है कि वो कौन सा पॉलीमर है यानी कि बहुलक है जिसका प्रयोग बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में किया जाता है यानी कि बुलेट प्रूफ विंडोज़ बनाने में किया जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पॉलीकार्बोनेट, ठीक है। और पॉलीकार्बोनेट्स जो होते हैं ये बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में प्रयोग किए जाते हैं। केवलर जो है इसका यूज़ किया जाता है बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में। और टेफ्लॉन कोटिंग आपको पता है कि बर्तनों में होती है, जो नॉन स्टिक बर्तन होते हैं उसमें टेफ्लॉन की कोटिंग होती है जिससे वो जो चीज़ आप उस पर डालें वो उस पर स्टिक ना हो। इसमें हमको गलत बताना है, पहला दिया हुआ है बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये गलत है क्योंकि बेकिंग सोडा क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। वॉशिंग सोडा दिया हुआ है सोडियम कार्बोनेट जो बिल्कुल सही है। ब्लू विट्रियोल कॉपर सल्फेट भी सही है। नाइट्रिक एसिड यहाँ पर ऑप्शन में देखिए, यहाँ पर शोरिक एसिड जो है वो नाइट्रिक एसिड, ये भी बिल्कुल सही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर बात की गई है इसमें से इनर्ट गैस कौन सी नहीं है, नियॉन है और फ्लोरीन नहीं है। ये ऑर्गन गलत लिखा हुआ है, ये आर्गन होगा। और उसके बाद जेनॉन है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। फिर दिया हुआ है SI यूनिट ऑफ स्ट्रेस, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं, अब हमको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट स्पीड ऑफ साउंड, यानी कि किस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी, हाइड्रोजन में, कॉपर में, ड्राई एयर में या सी वाटर में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, कॉपर में, ऑप्शन नंबर बी। देन फिर से बताना है कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं है। तो डिस्कवरी ऑफ पॉजिट्रॉन जो है ये एनरिको फर्मी के द्वारा बताई गई है। मेजॉन की डिस्कवरी हेडेकी युकावा के द्वारा। सिंथेसिस ऑफ ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स ये GT सीबॉर्ग ने किया है। उसके बाद डिस्कवरी ऑफ टेलीफोन बताया गया है ग्राहम बेल के द्वारा। तो यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा है, तो पहला जो दिया हुआ है वही इनकरेक्ट है। पॉजिट्रॉन की जो डिस्कवरी है वो की गई है CD एंडरसन के द्वारा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए। फिर दिया हुआ है हाइड्रोजन बॉम्ब जो है वो कौन से प्रिंसिपल पर काम करता है, अनकंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन में, कंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन, अनकंट्रोल्ड फिजन रिएक्शन या कंट्रोल्ड फिजन रिएक्शन। तो ये काम करता है अनकंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन यानी कि अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देन
किस साइंटिस्ट ने इन्वेंट किया है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? तो ये फर्मी के द्वारा किया गया है, जॉन नेपियर, थॉमस यंग या स्नेल के द्वारा? तो स्नेल ने इन्वेंट किया है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखिए स्नेल्स लॉ आपने पढ़ा होगा स्कूल में रिफ्रैक्शन से रिलेटेड, तो शायद याद हो आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हमको बताना है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ लिक्विड इनटू वेपर बिफोर इट्स बॉइलिंग पॉइंट? तो ये कौन सा प्रोसेस इसको कहा जाता है? कंडेंसेशन, इवेपोरेशन, फ्रीजिंग या एलिवेशन? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, इवेपोरेशन। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक चीज़ गलत है, ये एलिवेशन यहाँ नहीं होगा, यहाँ पर होगा सब्लिमेशन। ठीक है, ये सब्लिमेशन होना चाहिए, थोड़ा सा ये एरर है। करेक्ट आंसर हमने देख लिया है, ऑप्शन बी होगा। फिर देखते हैं, मेन ऑब्जेक्टिव बताना है हमको प्रार्थना समाज का क्या था? रिवाइव करना गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, सिक्योरिंग सोशल जस्टिस फॉर द ऑप्रेस्ड, स्टैब्लिश अ स्वतंत्र इंडिया यानी कि फ्री इंडिया, स्पिरिचुअली प्यूरिफाई द हिंदू कम्युनिटी फ्रॉम द वेस्टर्न पोल्यूशन। तो यहाँ पर हमारा जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव था वो था सिक्योरिंग सोशल जस्टिस फॉर द ऑप्रेस्ड। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फिर हमें देखना है कौन सा करेक्टली मैच्ड है। तो ये सारे वॉर्स जो बैटल्स होती हैं इंपॉर्टेंट होते हैं, देख लेते हैं। यहाँ पर सेकेंड एंग्लो सिख वॉर दिया हुआ है 1848-49 के बीच में, फर्स्ट एंग्लो बर्मा वॉर 1824-26 के बीच में, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर 1790 से 92 के बीच में, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर 1775 से 82 के बीच में। तो जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि ये सारे ही ऑल ऑफ द अबव आर करेक्टली मैच्ड, राइट। देन कहा गया है जो सर्वोदय टर्म है इसको सबसे पहले यूज़ किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। तो सर्वोदय समाज जो है उसकी स्थापना किसने की थी? विनोबा भावे ने, जयप्रकाश नारायण ने, जवाहरलाल नेहरू ने या महात्मा गांधी ने? तो इसको स्थापित किया था विनोबा भावे के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसमें कहा गया है हु पार्टिसिपेटेड एज द ओनली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कांग्रेस इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? और ये हुई कब थी? 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 के बीच में। आपको पता है सेकेंड जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी इसमें महात्मा गांधी के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया था। यही केवल 3 में से एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था जिसमें महात्मा गांधी ने पार्टिसिपेट किया था, और महात्मा गांधी कांग्रेस के मेंबर थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया है कि महात्मा गांधी गेन ड्यूरिंग द गांधी इरविन पैक्ट, उसको किसने कॉन्सोलेशन प्राइज टर्म किया था? तो ये टर्म किसने यूज़ किया था महात्मा गांधी के गेन्स के लिए इस पैक्ट के बाद? तो यहाँ पर थोड़ा सा आउटकम लिखा हुआ है, उसको चेंज कर लीजिएगा। ऑप्शंस दिए हुए हैं तेज बहादुर सप्रू, बीजी हरनिमन, एलन कैम्पबेल जॉनसन या चिंतामणि। तो आंसर करेक्ट है हमारा ऑप्शन नंबर सी। देन इसमें बात की गई है कि 1921 में कांग्रेस के जो अहमदाबाद सेशन था इसके प्रेसिडेंट CR दास चुने गए थे। ठीक है, और लेकिन ये बाद में जेल चले गए थे। तो किसने प्रिसाइड किया था इस सेशन के ऊपर? हकीम अजमल खान, अबुल कलाम आज़ाद या VD सावरकर या जवाहरलाल नेहरू? देखिए इस क्वेश्चन की भी थोड़ी फ्रेमिंग थोड़ी आपको गलत लगेगी, तो इसको हिंदी में देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, हकीम अजमल खान। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज अपोज्ड बाय रॉलेट एक्ट बिकॉज इट एम्ड टू expand communal representation, stop Indian National Congress, capturing national leaders on charges of treason या limiting personal freedom। तो क्या रीज़न था रॉलेट एक्ट को अपोज करने का? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लिमिटिंग पर्सनल फ्रीडम। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फिर कहा गया है द रॉन्ग मीन्स नेवर लीड अस टू द राइट एम। ये स्टेटमेंट किससे लिया गया है? किसका स्टेटमेंट है? बेसिकली गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जाते। रविंद्रनाथ टैगोर का, गोपाल कृष्ण गोखले का, मोतीलाल नेहरू का या महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया है? तो ये स्टेटमेंट है महात्मा गांधी का। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कहा गया है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और जो इंडियन मुस्लिम लीग थी इन्होंने अपने एक साथ सेशंस आयोजित किए थे, एक ही समय पर इन्होंने अपने अधिवेशन आयोजित किए थे। तो ये हमें बताना है कहाँ पर किए थे? लखनऊ सेशन में, बनारस सेशन में, कलकत्ता सेशन में या सूरत सेशन में? तो इसको ऑर्गेनाइज किया गया था लखनऊ सेशन में। ठीक है, जब इन दोनों के बीच में पैक्ट हुआ था INC और मुस्लिम लीग के बीच में। इस क्वेश्चन में बात की गई है कि लाहौर कॉन्स्पिरेसी जो केस था इसमें
किसको काला पानी में भेज दिया गया था? काला पानी में सेल्युलर जेल, देखिए वहाँ पर अंडमान में काफ़ी फेमस जगह है सेल्युलर जेल। और किसको भेजा गया था? ऑप्शन हैं बटुकेश्वर दत्त, सुखदेव, रोशन सिंह या जतिन दास। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बटुकेश्वर दत्त। ठीक है, इसमें हमको बताना है वो कौन सी डायनेस्टी है जिसने इंडिया में रूल किया था आफ्टर द इन्वेजन ऑफ तिमूर। ठीक है, तैमूर बेसिकली। तो ये चोल डायनेस्टी थी, तुगलक डायनेस्टी थी, सैयद डायनेस्टी थी या पल्लव डायनेस्टी थी। तो आपको पता है ऑप्शन ए और डी तो हमारा हट जाएगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सैयद डायनेस्टी। ठीक है, तैमूर का आक्रमण कब हुआ था? ये हुआ था 1398 में। ठीक है, और इसने दिल्ली सल्तनत और जो तुगलक वंश था दोनों को ही इसने नष्ट कर दिया था। लेकिन फिर भी ये दिल्ली सल्तनत उसके बाद भी चलता रहा था और सैयद डायनेस्टी स्टैब्लिश हुई थी। ठीक है, फिर बात की गई है इनमें से कौन पहला मुस्लिम इन्वेडर है बिहार में? तो बख्तियार खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या कुतुबुद्दीन ऐबक, या इनमें से कोई भी नहीं। तो बख्तियार खिलजी ने ईस्टर्न इंडिया वाले पार्ट में जो भी हुआ था, बंगाल वाला रीजन, बिहार वाला रीजन, यहाँ पर इन्वेड किया था। इसीलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। देखिए इसमें दिल्ली रूलर्स दिए हुए हैं, हमको उनको करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है। तो इसके जल्दी से आप ऑप्शंस देख लीजिए, फिर मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बताती हूँ। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले है मोहम्मद गौरी, उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर इल्तुतमिश, उसके बाद रजिया सुल्तान और अंत में बलवंत। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देन इसमें हमको बताना है वो कौन सा विजयनगर का रूलर था जिसने डैम का कंस्ट्रक्शन करवाया था तुंगभद्रा रिवर पर और उसके ऊपर कैनाल्स बनवाए थे। हरिहर थे, फिरोज शाह तुगलक, देवराय प्रथम या गयाजुद्दीन तुगलक। तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा देवराय प्रथम। देन अब हमको बताना है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा वो कौन सा शहर है, कौन सा नगर है जो स्थापित नहीं करवाया गया था? फतेहाबाद, फिरोजपुर, जौनपुर, अहमदपुर। तो अहमदपुर नहीं करवाया गया था, बाकी ये तीनों करवाए गए थे, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हमको बताना है कि इनमें से कौन सा सिस्टम ऑफ आश्रम में इंक्लूडेड नहीं है। तो कौन कौन से आश्रम्स होते हैं ये पता होना चाहिए हमको। यहाँ पर बेसिकली 4 आश्रम होते हैं। सबसे पहले हो गया ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, उसके बाद वानप्रस्थ और अंत में संन्यास। ठीक है, तो आश्रम प्रणाली ये आपको पता होगी। तो कौन सा नहीं होगा? ऑप्शंस देख लेते हैं। ब्रह्मचर्य हो गया, संन्यास हो गया, वानप्रस्थ हो गया, पुरुषार्थ। तो पुरुषार्थ इसमें इंक्लूडेड नहीं होगा। ठीक है, देन नेक्स्ट देखते हैं। लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन हमको बताना है ये कहाँ पर लोकेटेड है। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे लार्जेस्ट साइट है कौन सी। देखिए हमको इंडिया में ही बताना है, इंडियन स्टेट्स ही दिए हुए हैं। तो सबसे जो बड़ी साइट है वो हरियाणा में पाई जाती है और वह है कौन सी? राखीगढ़ी। राइट, इस क्वेश्चन में बात की गई है कि जो अशोक के इंस्क्रिप्शंस हैं शहबाजगिरी और मनसेहर से जो मिले हैं उनकी स्क्रिप्ट क्या है। तो वो ग्रीक में लिखे गए मिले हैं हमको, खरोष्टी में मिले हैं, अरामाइक में या संस्कृत में। तो ये मिले हैं खरोष्टी लिपि में। ठीक है, ये पाकिस्तान से प्राप्त हुए हैं और ये खरोष्टी लिपि में। देन नेक्स्ट दिया हुआ है बाय हुम द फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड वॉज स्टैब्लिश्ड इन वैशाली। तो किसके द्वारा हुई थी? वो कौन सी डायनेस्टी थी? पाल डायनेस्टी, चोल डायनेस्टी, लिच्छवी या नंदवंश। तो यहाँ पर हमारा लिच्छवी डायनेस्टी थी जिसने सब दुनिया का पहला रिपब्लिक स्टैब्लिश किया था वैशाली में। फिर आगे बढ़ते हैं, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो दिया हुआ है सबसे पहले शुल्का अध्यक्ष, ये व्यापार कर से संबंधित है। उसके बाद पौतवा अध्यक्ष, मेजर ऑफ वेट से। उसके बाद अक्षपटलाध्यक्ष जो है ये अकाउंटेंट जनरल थे और कुप्या अध्यक्ष सिंचाई से संबंधित थे। तो नॉट करेक्ट बताना है। तो जो इनकरेक्ट है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जो कुप्या अध्यक्ष होते थे ये वन विभाग से संबंधित होते थे, यानी कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, ना कि इरिगेशन से। ठीक है, देन इसमें हमको बताना है वो कौन सा हार्मोन है जो स्टिमुलेट करता है पैनक्रियास को फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डाइजेस्टिव जूस। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिक्रेटिन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें हमको इनकरेक्ट बताना है। पहले में कहा गया है स्पिनच हैज़ हाईएस्ट आयरन अमाउंट और वाइट कलर ऑफ मिल्क इज ड्यू टू कसीन। विटामिन बी पाया जाता है पपाया में और विटामिन डी को एक हार्मोन कंसीडर किया जाता है। तो इनकरेक्ट पूछा गया है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि पपाया में पाया जाता है विटामिन सी। ठीक है, उसके बाद फिर से इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। पैनक्रियाज को मिक्स ग्लैंड कहते हैं। डायबिटीज इज कॉज्ड बाय इंसुलिन डेफिशिएंसी। फाइट एंड जो फ्लाइट हार्मोन होता है ये थायराइड ग्लैंड को कहा जाता है।
पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है ये स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी होता है। तो यहाँ पर जो हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जो एड्रेनलिन हार्मोन होता है इसको कहा जाता है फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन, राइट। आगे बढ़ते हैं। आप हमको बताना है कि इनमें से वो कौन सी गैस है जिसको वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में यूज़ किया गया था, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, मस्टर्ड गैस या मीथेन। तो वो गैस है हमारी मस्टर्ड गैस, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पर। देन फिर हमको बताना है कौन सा इनकरेक्ट है पेयर। तो लंगलेस क्रिएचर फिश बताया गया है फिश को। उसके बाद कहा गया है कि लिम्बलेस क्रिएचर जो है, लिम्बलेस रेप्टाइल बेसिकली ये स्नेक है, और फ्लाइटलेस बर्ड कीवी है, और विंगलेस जो इंसेक्ट होता है ये कुरमा होता है। तो यहाँ पर हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि कुरमा जो है ये विंगलेस इंसेक्ट नहीं होता है, विंगलेस इंसेक्ट होगा सिल्वर फिश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनकरेक्ट फिर से बताना है। ईईजी का संबंध बताया गया है ब्रेन से, ईसीजी का किडनी से, मैमोग्राम का चेस्ट से, और ऑडियोग्राम का ईयर से। तो कौन सा इनकरेक्ट हो जाएगा यहाँ पर? ईसीजी। ईसीजी आपको पता है हृदय से संबंधित होता है, जब किसी को हार्ट अटैक के चांसेस होते हैं तो उसको ईसीजी कर ही टेस्ट किया जाता है, राइट। आगे देखते हैं। कहा गया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज्ड फॉर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन ऑफ द अल्कोहल इन द इंडस्ट्री। इसको कौन सा होता है ये, इसको क्या कहा जाता है? वायरस है, बैक्टीरिया है, एक्टिनोमाइसीट्स है, या यीस्ट है। तो ये यीस्ट का प्रोडक्शन होता है इसमें अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में। देन हु फर्स्ट प्रपोज द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर डीएनए। ये देखिए बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए, और अगर नहीं भी पता है तो मैं बता दे रही हूँ, याद रखिएगा आगे के लिए। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा वॉटसन एंड क्रिक। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव्स वाज लॉन्च्ड बाय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन टू प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड फैमिलीज फॉर मेंटल हेल्थ एंड इमोशनल वेलबींग। तो वो कौन सा प्रोग्राम था? पहला दिया हुआ है मनोसमृद्धि, पीएम सपोर्ट, पीएम एजुकेशन, या मनोदर्पण। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मनोदर्पण को लॉन्च किया गया था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि अजय तिर्के जो हैं इन्होंने पोस्ट संभाली है सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। 1 मई 2020 को इन्होंने ये पोस्ट संभाली है। अब इन्होंने किसको रिप्लेस किया है ये भी बताना है हमको। तो इन्होंने रविंद्र पवार को, रविंद्र तिर्के को, राज गोस्वामी या पंकज गुप्ता, इसमें से किसको रिप्लेस किया है? इन्होंने रविंद्र पवार को रिप्लेस किया है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अजय जो तिर्के हैं इन्होंने, ये कौन हो गए हैं? हम सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। कहा गया है इंडिया की रैंक है 53rd अमंग 117 countries in terms of budget transparency and accountability by the Open Budget Survey. Which country has ranked first? तो फर्स्ट रैंक किसकी है? नॉर्वे, स्वीडन, न्यूजीलैंड या सिंगापुर में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि रिसेंटली हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द चीफ मिनिस्टर अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम फॉर द पीपल लिविंग इन द अर्बन एरियाज। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो क्या हो गया है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार ने लॉन्च किया है मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना। तो अब हमें पूछा गया है कि हाउ मेनी डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट विल बी प्रोवाइडेड अंडर दिस स्कीम। तो कितने दिन का एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा? 120 दिनों का। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हमसे पूछा गया है कि किसने लॉन्च किया है द सारस कलेक्शन इनिशिएटिव ऑन द गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल एट कृषि भवन ऑन 4 मई 2020 इन न्यू दिल्ली। तो ये गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा, डॉक्टर हर्षवर्धन, नरेंद्र सिंह तोमर या नितिन गडकरी के द्वारा, इनमें से लॉन्च किया गया है नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। बात की गई है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे। ये ऑब्जर्व किया गया था May 2, 2020 को। दिस डे इज सेलिब्रेटेड ट्वाइस अ ईयर, एक बार ऑटम में और एक बार स्प्रिंग में। फिर कहा गया है ऑन विच डेट विल द नेक्स्ट इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे बी सेलिब्रेटेड। अगला कब होगा? 26 अगस्त को, 15 सितंबर को, 26 सितंबर को या 10 अगस्त को। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा 26 सितंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। फिर देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग 3 इंडियन जर्नलिस्ट्स हैव बीन अवॉर्डेड पुलिट्जर प्राइज 2020।
और इनको कौन सी फील्ड के लिए दिया गया है? फीचर फोटोग्राफी के लिए। तो करेक्ट आंसर यहाँ मैं आपको बता देती हूँ, जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुख्तार खान, यासीन दर, चन्नी आनंद, राइट। अगला दिया हुआ है, रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड विच वन ऑफ द biggest evacuation exercises with the objective of bringing Indians stranded abroad due to coronavirus epidemic। तो ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा है, इसका आंसर आपको पता होगा। इस मिशन को नाम दिया गया है वंदे भारत मिशन, ऑप्शन डी। आगे देख लेते हैं। कहा गया है कि रिसेंटली वेस्ट बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, इन्होंने लॉन्च किए हैं 2 स्कीम्स, जिसमें से एक है स्नेहर पुरुष। ये क्या करेगा? ये हेल्प करेगा माइग्रेंट वर्कर्स की, और जो वर्कर्स होंगे अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बंगाल में लॉकडाउन के दौरान। तो इनका सेकंड प्लान क्या है? एक स्कीम तो डिस्कस कर ली गई है, इसको भी देख लीजिएगा, ये भी पूछी जा सकती है। दूसरी कौन सी है? सुरक्षा, प्रोश्चेता, लेबर सुरक्षा, लेबर देखभाल। तो ये है प्रोश्चेता, ऑप्शन बी, ठीक है। इसमें कहा गया है कि हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स के द्वारा गार्बेज फ्री सिटीज़ के लिए स्टार रेटिंग देना शुरू किया गया है। 2019-20 में इसको दिया गया है। तो कितनी ऐसी सिटीज़ हैं जिनको 3 स्टार रेट किया गया है? तो ये है 65, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फिर बात की गई है वो इंडिया का कौन सा पहला बैंक है जिसने अलाउ किया है वीडियो केवाईसी। केवाईसी का फुल फॉर्म होता है नो योर कस्टमर। इसके माध्यम से वो कस्टमर्स के सेविंग्स अकाउंट खोल सकते हैं। तो वो बैंक बन गया है कोटक महिंद्रा बैंक, ऑप्शन ए। आगे दिया हुआ है कि कौन सा ऐसा एग्जाम है जिसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मोबाइल ऐप जो है नेशनल टेस्ट अभ्यास, इसके द्वारा मॉक टेस्ट, उम्मीदवारों को जो मॉक टेस्ट लेने में सक्षम बनाने के लिए ये किया गया है। तो वो कौन सा एग्जामिनेशन पूछा गया है? यूपीएससी के लिए, 10th-12th के लिए, जेई या नीट के लिए, या पॉलीटेक्निक के लिए? तो ये एग्जाम जेई और नीट है, ठीक है। फिर बात की गई है कि हाल ही में झारखंड का वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर जो प्रवासी श्रमिक हैं यानी कि माइग्रेंट वर्कर्स हैं, इनको पैदल यात्रा करने के बजाय बस से उनके जो ओरिजिनल स्थान है वहाँ पर पहुँचाने के लिए तत्पर योजना, ठीक है, तत्पर योजना की शुरुआत की गई है। देखिए यहाँ पर अभियान योजना लिखा हुआ है इंग्लिश में, तो इसको तत्पर योजना कर लीजिएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी, रांची में इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि रिसेंटली फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़ हैज़ पास्ड अवे। तो उनका नाम क्या था? वो कौन थे? भूपेश बघेल, अजीत जोगी, रमन सिंह, या इनमें से कोई भी नहीं? तो वो थे अजीत जोगी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये बताइएगा छत्तीसगढ़ स्टेट जो है ये कब फॉर्म हुआ है? एमपी से अलग होकर इसको फॉर्म किया गया था, किस ईयर में फॉर्म हुआ है? कमेंट करके बताइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे इस क्वेश्चन में वी हैव टू टेल कि कौन सा दिन 8 मई को सेलिब्रेट होता है, और बताया गया है कि 8 मई को मनाया जाता है बर्थ एनिवर्सरी ऑफ हेनरी डूनेंट। तो हेनरी डे मनाया जाता है इस दिन, वर्ड रेड क्रॉस डे, वर्ड डूनेंट डे, या वर्ड डोनाल्ड डे। तो ये मनाया जाता है वर्ड रेड क्रॉस डे, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ये मैथ्स का क्वेश्चन है, इसको पॉज कर आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं पढ़ देती हूँ यहाँ पर, करेक्ट आंसर देख लेंगे हम इसका। द टैंक फुल ऑफ पेट्रोल इन अरुण्स मोटरसाइकिल लास्ट फॉर 10 days. If he starts using 25% more every day, how many days will the tank full petrol last? मतलब पूरा पेट्रोल कितने दिनों में लास्ट होगा, खत्म होगा? यहाँ हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर, हमारा करेक्ट होगा डी, राइट। देन बात की गई है व्हाट वुड बी द इंटरेस्ट अक्रूड in 2 years if rupees 600 is invested at the rate of 10% interest compounded annually? तो इसका करेक्ट हो जाएगा रुपीज 126, ऑप्शन नंबर डी। आगे दिया हुआ है the length of a rectangle is increased by 40% and breadth is decreased by 30%. The change in the area of rectangle is, तो ये क्या होगा? ये हो जाएगा 2% इंक्रीज, ऑप्शन ए करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। बात की गई है कि the area of rectangle with a side 144 meter long is the same as that of a square having a side of 84 meter. तो the width of the rectangle पूछा गया है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 49 meters. Then the ratio of the ages of Shweta and Santoshi is 9:4. If after 10 years Santoshi's age would be the same as the present age of Shweta, find the present ages of श्वेता एंड संतोषी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 18 years और 8 years. नेक्स्ट है अ ट्रेन टेक्स
20 seconds to cross a person who is traveling at a speed of 9 kilometers per hour in the same direction. If the length of the train is 150 meters, then how much time will the train take to travel 108 kilometers? तो यहाँ इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला देख लेते हैं। देखिए, आप पॉज कर हिंदी वाला भी पढ़ सकते हैं, दोनों पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। देन इस क्वेश्चन में बात की गई है 3 men or 6 women finish a job in 9 days while 2 men and 8 women finish it in 12 days. In how many days will 12 women working alone will finish the same job? तो यहाँ पर है 36 days, ऑप्शन ए। आगे है a 2-digit number is 3 times the sum of its digits. If 45 is added to the number, its digits are interchanged. The sum of the digits of the number is, तो ये है ऑप्शन ए 9। नेक्स्ट दिया हुआ है द एवरेज वेज ऑफ वर्कर्स इन अ फैक्ट्री इज 6000. देयर आर 12 officers having an average wage of 14,000 while the average wage of the remaining persons is 5600. Now the number of workers in the factory बताने हैं, तो number of workers हैं 252, ऑप्शन डी। आगे देख लेते हैं A shopkeeper purchases 10 pieces of certain items for 8 and sells them at 8 pieces for 10. The profit percentage of the shopkeeper कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा 56.25%, ऑप्शन डी। आगे आ गया क्वेश्चन कि चीफ मिनिस्टर रिसेंटली किस स्टेट के जिन्होंने लॉन्च किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ऑटोमेटिक कोविड-19 डायग्नोस्टिक टूल, और ये लॉन्च किया गया है अंडर द लीडरशिप ऑफ प्रोफेसर M.K. दत्ता। तो कौन सी स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने इसको लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश के। ठीक है, आगे देखते हैं। कहा गया है कि भारत यानी कि इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हो गया है PPE किट्स का। देखिए, PPE किट्स का फुल फॉर्म क्या होता है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। तो इस लिस्ट में फर्स्ट पोजीशन पर कौन है? अमेरिका है, चाइना है, इटली है या रशिया है? तो फर्स्ट पोजीशन है चाइना की, ऑप्शन पी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिसेंटली फ्रॉम वेयर इंडियन रेलवेज हैज ऑपरेटेड इट्स मोस्ट पावरफुल रेल इंजन विद 12,000 हॉर्स पावर बिल्ट अंडर द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। यानी कि भारतीय रेलवे ने मेक इन इंडिया पहल के तहत निर्मित 12,000 हॉर्स पावर वाले जो सबसे शक्तिशाली रेल इंजन है, इसका परिचालन जो है स्टार्ट किया है। ये कहाँ से स्टार्ट किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रेलवे स्टेशन टू बारवा डी। इसमें कहा गया है कि 20 मई 2020 को इंडिया ने किस देश के साथ सेकेंड अडेंडम मतलब दूसरे परिशिष्ट पर हस्ताक्षर किए हैं? इनलैंड वाटर ट्रांजिट एंड ट्रेड प्रोटोकॉल के। और इसके अंतर्गत जो नंबर ऑफ प्रोटोकॉल रूट्स हैं दोनों देशों के बीच में, उनको बढ़ा दिया गया है 8 से 10। तो ये कौन से देश के साथ किया गया है? ये किया गया है बांग्लादेश के साथ, ऑप्शन सी। फिर बात की गई है कि सोहराई खोवर पेंटिंग और तेलिया हैंकरचीफ्स, ठीक है, इनको रिसेंटली प्रोवाइड किया गया है GI टैग, और पूछा गया है ये दोनों चीज़ें हैं, ये कौन से स्टेट से संबंधित हैं? तो आंध्र प्रदेश उड़ीसा से, केरला वेस्ट बंगाल से, झारखंड तेलंगाना से, उत्तर प्रदेश राजस्थान से। देखिए, यहाँ पर नन ऑफ द अबव का जो ऑप्शन है ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है, क्योंकि अगर आपको इनमें से एक भी पता है तो दूसरा नहीं पता है तो भी आप उसको टिक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑप्शन आपके सामने है, इसलिए दोनों का पता होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो सोहराई खोवर पेंटिंग्स हैं ये है झारखंड की, और तेलिया हैंकरचीफ्स जो हैं ये हैं तेलंगाना के। ठीक है, तो टी से तेलंगाना, टी से तेलिया हैंकरचीफ्स। तो ऑप्शन हमारा यहाँ कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद दिया हुआ है कि रिसेंटली मध्य प्रदेश के जो होम मिनिस्टर हैं नरोत्तम मिश्रा, इन्होंने लॉन्च किया है अपनी तरह का एक पहला ऐप, FIR आपके द्वार स्कीम लॉन्च की है। तो पूछा गया है कौन से सिटी से लॉन्च की गई है? जबलपुर से, भोपाल से, इंदौर से या ग्वालियर से? तो इसको लॉन्च किया गया है भोपाल से, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब हमको बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। पहला दिया हुआ है अनिल जादव जो है इनको अपॉइंट किया गया है एज द चीफ सेक्रेटरी ऑफ केरला। वर्ल्ड हंगर डे मनाया जाता है हर साल 28 मई को। साई इंगवेन इनको इलेक्ट किया गया है प्रेसिडेंट ऑफ ताइवान के रूप में। इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे को मनाया जाता है 25 मई को। तो इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है ये बताना है। तो जो पहला वाला है
ये इनकरेक्ट है हमारा, क्योंकि रिसेंटली जिनको अपॉइंट किया गया है चीफ सेक्रेटरी ऑफ केरला वो अनिल जाधव ना होकर विश्वास मेहता है। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमको बताना है कि 21 मई को कौन सा दिन नहीं मनाया जाता है। तो नेशनल एंटी टेररिज्म डे मनाया जाता है क्योंकि ये बर्थ एनिवर्सरी होती है राजीव गांधी की। ठीक है, सॉरी नहीं, बर्थ एनिवर्सरी नहीं, डेथ एनिवर्सरी होती है राजीव गांधी की, और इसीलिए नेशनल एंटी टेररिज्म डे मनाया जाता है। इंटरनेशनल टी डे भी मनाया जाता है इस दिन, और उसके बाद वर्ल्ड डे फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट, यानी कि संवाद और विकास के लिए, सांस्कृतिक विविधता के लिए विश्व दिवस भी मनाया जाता है इस दिन। लेकिन वर्ल्ड बी डे जो है ये नहीं मनाया जाता है 21 मई को, वर्ल्ड बी डे मनाया जाता है 20 मई को। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, डेज काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश का नाम बताना है, जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर भी हैं स्टेट के। इन्होंने रिसेंटली अनाउंस की है 800 किलोमीटर की लंबी हर्बल रोड्स, किसके, स्टेट और नेशनल हाईवेज के बगल में। इसमें बेसिकली प्लांट्स लगाने होंगे जो हर्बल है नेचर में, तो इसको देख लीजिएगा एक बार, ये इंपॉर्टेंट योजना है। तो कौन है वो, केशव प्रसाद मौर्य है, दिनेश शर्मा है, दोनों लोग ही हमारे स्टेट के, उत्तर प्रदेश के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स हैं, राइट। तो लेकिन यहाँ पर कौन से हो जाएंगे, योगी आदित्यनाथ डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर नहीं है, नितिन गडकरी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन हट गए हैं। करेक्ट आंसर हमारा जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, केशव प्रसाद मौर्य। नेक्स्ट है, केरला गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क, जिसको केफोन भी कहा जाता है, प्रोजेक्ट। ये क्या प्रोवाइड करेगा, फ्री इंटरनेट टू द पुअर। तो ये स्कीम जो है ये कब स्टार्ट होगी ये पूछा गया है। तो ये स्कीम चलेगी दिसंबर 2020, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब बताना है कि रिसेंटली मध्य प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट में दीदी वाहन सेवा स्टार्ट की गई है फॉर द सेफ डिलीवरी ऑफ रूरल वुमेन। तो ये दीदी वाहन सेवा कौन से स्टेट से संबंधित है, मध्य प्रदेश से। एक तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। अब कौन से डिस्ट्रिक्ट से इसको लॉन्च किया गया है, ये लॉन्च किया गया है झाबुआ से, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और ये सेफ डिलीवरी किसकी है, रूरल वुमेन की है, ये भी पॉइंट याद रखना होगा। इसमें कहा गया है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स है इसने इंडिया को सेकेंड पोजीशन पे रैंक किया है, किसके मैन्युफैक्चर में, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट बॉडी सूट्स, यानी कि जो पीपीई बॉडी सूट्स है उसके मैन्युफैक्चर में, उसके विनिर्माण में। तो फर्स्ट इसने किसको रैंक किया है, चाइना हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं, कहा गया है रेलवे के एक जोन ने रेल बोट लॉन्च किया है। ये एक रोबोटिक डिवाइस है, ठीक है, और इसको लॉन्च किया गया है हॉस्पिटल मैनेजमेंट की हेल्प करने के लिए, जो कोविड-19 से संबंधित पेशेंट्स का ख्याल रख रहे हैं। तो ये किसने लॉन्च किया है, साउथ सेंट्रल रेलवे जोन ने। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे दिया हुआ है कि जो फीफा अंडर 17 विमेंस वर्ल्ड कप था, इसका आयोजन 2 नवंबर 2020 को होना तय था, और रिसेंटली कोविड-19 के चलते इसको कैंसिल कर दिया गया है। और अब ये टूर्नामेंट कब होगा ये पूछा गया है प्रश्न में। तो अब ये होगा 17 फरवरी से 7 मार्च 2021 में, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे दिया हुआ है व्हाइट रिवॉल्यूशन कौन से 5 ईयर प्लान से संबंधित है। तो अगर आपको पता है कि व्हाइट रिवॉल्यूशन कब हुआ था, तो आप इसका आंसर 5 ईयर प्लान्स भी आपको पता होने चाहिए कौन से ईयर में था, तो आप बता सकते हैं। तो जो व्हाइट रिवॉल्यूशन है इसकी शुरुआत हुई थी 1970s में। ठीक है, 1970s में स्टार्ट हुआ था, और कौन से प्लान से यहाँ पर संबंध हो जाएगा इसका, तो 1969 से 1974 के बीच में हमारा 4th 5 ईयर प्लान था। तो करेक्ट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो दोनों चीज़ें ही इंपॉर्टेंट है। आपको एक तो 5 ईयर प्लान्स पता होने चाहिए, कौन सा ईयर में कौन सा प्लान था, और उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि व्हाइट रिवॉल्यूशन कब आया था, राइट। देन बात की गई है, डिस्पाइट बीइंग अ हाई सेविंग इकोनॉमी, फॉर वॉट रीजन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया डज नॉट टर्न इनटू सिग्निफिकेंट प्रोडक्शन ग्रोथ। मतलब कि उच्च बचत वाली अर्थव्यवस्था है इंडिया, इसके बावजूद भी अगर हम देखें तो भारत में क्या कारण है कि जो पूंजी निर्माण है वो महत्वपूर्ण उत्पादन वृद्धि में बदल नहीं पाता है। क्या रीजन है इसका, वीक गवर्नेंस सिस्टम, इलिटरेसी, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो। तो इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर हमारा हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो। फिर अब पूछा गया है वित्त यानी कि फाइनेंस क्या है। तो फाइनेंस क्या है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए,
राइट टू यूज करेंसी और करेंसी मैनेजमेंट, मुद्रा के उपयोग का अधिकार या मुद्रा प्रबंधन, राइट। देन अगला देख लेते हैं। कहा गया है कि 19 जुलाई 1969 को जो बैंक्स का नेशनलाइजेशन किया गया था, तो उसमें कौन सी बैंक नहीं इंक्लूडेड थी? सिंडिकेट बैंक, विजया बैंक, कैनरा बैंक या इंडियन ओवरसीज बैंक। तो विजया बैंक इसमें इंक्लूडेड नहीं थी। ये जो दूसरी बार नेशनलाइजेशन हुआ था बैंक्स का 15 अप्रैल 1980 में, तब ये बैंक इंक्लूडेड थी उसमें, राइट। फिर देखते हैं अगला। हमको बताना है क्वालिटेटिव टूल क्या है मॉनेटरी पॉलिसी का आरबीआई की, यानी कि गुणात्मक। तो गुणात्मक के अंतर्गत क्या आ जाएगा? क्रेडिट राशनिंग आ जाएगा, सेटिंग मिनिमम लिमिट्स आ जाएगा और मॉरल प्रेशर या मॉरल सुएशन आ जाएगा, ठीक है। तो मोर देन वन ऑफ द अबव हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ओपन मार्केट एक्टिविटीज जो है ये आ जाती हैं हमारी क्वांटिटेटिव ऑपरेशंस के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत एसएलआर और सीआरआर एंड बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब इंक्लूडेड होता है क्वांटिटेटिव में, राइट। देन इसमें प्रोजेक्ट साइनिंग किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट के इम्प्रूवमेंट से। ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट है। देन इनकरेक्ट देखना है। इसमें कहा गया है नेक नामपुर जो है ये फर्स्ट फ्लोटिंग ट्रीटमेंट वेटलैंड है, बिल्कुल सही है। रेड टाइड एल्गल ब्लूम, बिल्कुल सही है ये भी। सुदर्शन लेक को कंसीडर किया जाता है ओल्डेस्ट मैन मेड लेक में। और उसके बाद कहा गया है यूट्रोफिकेशन के अंतर्गत बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज हो जाती है, जबकि यूट्रोफिकेशन के प्रोसेस के अंतर्गत न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। इसलिए जो इनकरेक्ट पूछा है तो ये ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं। इसमें बात की गई है कि जो कोरल्स हैं इंडिया में वो कहाँ पर पाए जाते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा गलत है, तो निम्नलिखित होगा और कहाँ पर ये कौन शामिल है यहाँ होना चाहिए। देख लेते हैं अब ऑप्शंस। गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ कच्छ, नेत्रानी आइलैंड कर्नाटका का और मालवान इन महाराष्ट्र। तो इन सभी जगहों पर पाया जाता है कोरल्स। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा मोर देन वन ऑफ द अबव। तो इन सभी जगहों पर पाया जाता है कोरल्स को, इसीलिए मोर देन वन ऑफ द अबव यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर ग्रे स्टैंडर्ड पूछा गया है, किससे संबंधित है? तो ग्रे का फुल फॉर्म है ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट। तो इससे आप समझ गए हैं ये ग्रीन रेटिंग है हैबिटेट असेसमेंट की, और ये एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड से संबंधित है फिर, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें कहा गया है द टाटा वर्कर्स एसोसिएशन, इसको किसके द्वारा फाउंड किया गया था, किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी? आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, एम.एन. रॉय और अब्दुल बरी में से। तो इसको स्थापित किया गया था अब्दुल बरी के द्वारा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है वेयर वॉज द बिहार साइंटिफिक सोसाइटी एस्टैब्लिश्ड बाय सैयद इमदाद अली इन 1972। तो ये कहाँ एस्टैब्लिश की गई थी? ये की गई थी मुजफ्फरपुर में। ऑप्शन ए करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। पूछा गया है कि हु बिकेम द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार ऑन 1 अप्रैल 1936, जब इसको ओडिशा से सेपरेट कर दिया गया था। तो कौन बनाया गया था? तो यहाँ पर पहले ऑप्शंस एक बार देख लेते हैं। जेम्स ऑगस्टस, जेम्स डेविड सिफ्टन, मोहम्मद यूनिस या जेम्स रीड। तो ये बनाया गया था जेम्स डेविड सिफ्टन को। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे दिया हुआ है कि बिहार का फर्स्ट गवर्नर 1912 में किसको बनाया गया था, जब बिहार ओडिशा प्रोविंस जो था ये बंगाल से सेपरेट हो गया था। तो किसको बनाया गया था? यहाँ पर करेक्ट आंसर है हमारा चार्ल्स स्टुअर्ट बेली। तो पहले चार्ल्स स्टुअर्ट बेली को बनाया गया था 1912 में, जब बंगाल से बिहार और ओडिशा अलग हो गए थे। और जब ओडिशा से अलग कर दिया गया था बिहार को, तब किसको बनाया गया था? जेम्स डेविड सिफ्टन को, ठीक है। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। इसमें बात की गई है हु बिकेम द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस। तो इंडिपेंडेंस के बाद कौन बने थे पहले? श्री जयराम दास दौलतराम, श्री माधव श्रीहरि एनी या श्री आर दिवाकर या डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर है श्री जयराम दास दौलतराम। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बात की गई है हु बिकेम द ओनली इंडियन गवर्नर ऑफ बिहार बिफोर इंडियाज इंडिपेंडेंस। तो वो केवल इंडियन थे जो बने थे इंडियन इंडिपेंडेंस से पहले बिहार के गवर्नर। तो वो कौन थे? श्री गोविंद नारायण सिंह, श्री विरोध चंद्र पांडे, श्री नित्यानंद कानूनगो और मिस्टर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। तो इसमें हमारा आंसर करेक्ट है सत्येंद्र नाथ
सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ऑप्शन डी। ठीक है, आगे दिया हुआ है मोमिन कॉन्फ्रेंस 1938 में, इसको किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो इसको स्थापित किया गया था अब्दुल कयूम अंसारी के द्वारा, ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हमने देख लिया है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है हु इज द रियल क्रेडिट फॉर स्टार्टिंग सेपरेट बिहार मूवमेंट। हु हैज होगा यहाँ पर, हु हैज द रियल क्रेडिट फॉर स्टार्टिंग अ सेपरेट बिहार मूवमेंट। तो किसको दिया जाता है ये? सच्चिदानंद सिन्हा को, कैंपबेल को, या मुंशी प्यारेलाल को, या हसन इमाम को। तो यहाँ हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सच्चिदानंद सिन्हा को। ठीक है, देन बात की गई है बिहार पत्रिका, जिसको बिहारी टाइम्स, बिहारी पत्रिका या बिहारी टाइम्स भी कहा जाता था, इसको किसके द्वारा पब्लिश किया गया है? तो ये पब्लिश की जाती थी महेश नारायण, ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कहा गया है महेश नारायण जो एसोसिएटेड है कौन से पब्लिकेशन से, ये बताना है। तो सरदार ए अंजुमन ए हिंद, कायस्थ गजट, सर्चलाइट या कसीद से। तो इनका संबंध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा बी, कायस्थ गजट से किसका संबंध है? महेश नारायण का। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमको सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है जो स्टेट्स फॉर्म हुई हैं। तो सबसे पहले फॉर्म हुई थी नागालैंड 1963 में, फिर आएगा हरियाणा 1966 में, उसके बाद आएगा सिक्किम और एंड में आएगा अरुणाचल प्रदेश 1987 में। देखिए, सिक्किम को पहले एक एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया गया था और बाद में उसको बनाया गया था फुल स्टेट। तो ये आपको कॉमेंट करके बताना है कब इसको, कौन से अमेंडमेंट के द्वारा एसोसिएट बनाया गया था स्टेट, और कब फुल स्टेट का दर्जा दिया गया। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर है वो देख लेते हैं, वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वो कौन से चीफ जस्टिस थे जिनके समय पर पीआईएल लाया गया था इंडियन जुडिशियल सिस्टम में? तो ये आया था पीएन भगवती के प्रयासों के परिणाम स्वरूप, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यही उस समय पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। उसके बाद हम देखते हैं कि which one of the following objectives is not embodied in the preamble of the Constitution of India? तो फ्रीडम ऑफ थॉट की बात की गई है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, फ्रीडम ऑफ बिलीफ की, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस की बात नहीं की गई है। ऑब्जेक्टिव पूछा गया है यहाँ पर प्रियम्बल का जो नहीं है, तो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस जो है वो ऑब्जेक्टिव में नहीं इंक्लूड होगा। फिर हम देखते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन वॉज स्टैब्लिश्ड इन द रिकमेंडेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है ये आया था, ऑप्शंस देख लेते हैं पहले। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन के रिकमेंडेशन के बाद, गोरेवाला रिपोर्ट के बाद, कृपलानी कमेटी की रिपोर्ट के बाद, या संथानम कमेटी के रिकमेंडेशन के रूप में। तो ये आया था संथानम कमेटी के रिकमेंडेशन के रूप में। तो सीवीसी और जो सीबीआई है ये दोनों ही संथानम कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद ही फॉर्म हुए थे 1964 में, राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार वॉज द किताब दान प्रोग्राम ऑर्गेनाइज इन जनवरी 2020। तो ये किताब दान जो प्रोग्राम है ये कहाँ पर लॉन्च हुआ था, कहाँ पर हुआ था? पूर्णिया, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में कहा गया है कि मई 2020 में काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा है कि IRIMEE जमालपुर को शिफ्ट कहाँ कर देना चाहिए? लखनऊ में। तो ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? तो पहले देख लेते हैं IRIMEE है क्या चीज़। ये है इंडियन रेलवेज इंस्टीट्यूट फॉर मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो इसको कहा जा रहा था जमालपुर से लखनऊ शिफ्ट कर दिया जाए। तो ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? ये पड़ता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ये पड़ता है मुंगेर में। ठीक है, आगे देख लेते हैं। फिर बात की गई है विच पर्सन फ्रॉम बिहार हैज बीन सेलेक्टेड फॉर इंग्लैंड फेमस जेम्स वॉट अवार्ड। तो ये अवार्ड किसको सिलेक्ट किया गया है? इसके लिए इसमें सेलेक्ट किया गया है मधु माधवी को। ठीक है, देन विच फिल्म वन द गोल्डन पिकॉक अवार्ड 2019। तो ये पार्टिकल मूवी है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देन अगला क्वेश्चन है कि 39th जो इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर है इसमें कौन सा देश फोकस कंट्री होगा? ईरान, इराक, साउथ कोरिया या नेपाल। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साउथ कोरिया। अब हम आते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। कहा गया है ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस 2020 का जो सिंगल्स है वो टाइटल किसने जीता है? तो
रोजर फेडरर ने, राफेल नडाल, डोमिनिक थीम और नोवाक जोकोविच। देखिए ये लोग सबसे ज़्यादा टॉप पर रहने वाले प्लेयर्स हैं, तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए इसको रट लीजिएगा जितने भी ग्रैंड स्लैम्स हों आपके एग्जाम से पहले। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नोवाक जोकोविच, ऑप्शन नंबर डी, राइट। तो इसके साथ हमारा ये कंप्लीट हुआ। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।